हाँ जी बच्चों, आइए अपने अगले कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नेम है एमएम मॉडल। बाकी आपको ध्यान होगा कि डिविडेंड पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने दो बातें सीखी थी कि क्या डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है या नहीं है। अगेन बता दूं, रेलेवेंस होने का मतलब था कि डिविडेंड पॉलिसी का एमपीएस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। रेलेवेंट ना होने का मतलब था कि डिविडेंड पॉलिसी का एमपीएस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने दो स्कूल्स बनाए थे, स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला स्कूल कहता था कि इफेक्ट पड़ता है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी वहाँ पे रेलेवेंट है। उसके हमने दो मॉडल किए, जेईडब्ल्यू मॉडल था, एक एमजी मॉडल बच्चों हमने किया था। इन दोनों में पहले में 3 अजम्पशंस थी, सेकंड में 5 थी, जिसमें वो पहले वाली 3 कॉमन थी, याद होगा आपको। एंड वो टोटली डिपेंड होते थे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के अच्छे खासे मौके, चांसेस अवेलेबल हैं या नहीं हैं। मींस इन्वेस्टमेंट के होने पे या ना होने पे डिपेंड है कि डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए बच्चों। अब अपना नया टॉपिक आता है जहां आपकी डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस नहीं है बच्चों, ठीक है जी। अब दो ही कंसेप्ट आपको, दो मॉडल्स यहाँ पढ़ने हैं। इसका मीनिंग क्या था, इसका कंक्लूजन मतलब नो इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन एमपीएस। एमपीएस पे डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इफेक्ट बच्चों नहीं है। यहाँ पे आपको दो मॉडल पढ़ने हैं, जैसे वहाँ पे दो किए थे, जिसमें सबसे पहला जो मॉडल आपका आता है बच्चों वो है एमएम मॉडल। फाइनेंस की दुनिया में एक सैल्यूट के लायक हैं कुछ लोग, ये उन्हीं में से एक हैं। इसके आपको कई जगह पे अलग अलग वे से आपको इसके मॉडल्स पढ़ने को मिलेंगे। ये उन महान हस्तियों में से हैं जिन्होंने फाइनेंस को दिल खोल के एनालाइज किया है, उसको समझा है, उसको समझाया है, ठीक है जी। तो एमएम मॉडल में ये तो समझ में आ गया कि ये स्कूल 2 का है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे चलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम जानते हैं कि कंपनी ने जो पैट कमाया था, अल्टीमेट वो है तो इक्विटी वालों के ही एट लास्ट, ठीक बात है ना। हाँ, अभी हम उनको डिविडेंड दें या अभी ना दें वो बात की बात होती है, वही डिविडेंड डिसीजन लेना अलग होता है। तो एमएम मॉडल क्या कहता है, कहता जो आपके मालिक है ना कंपनी के, इक्विटी वाले, ठीक है, वो ना बहुत अक्लमंद लोग हैं, ठीक है। इन्हें या इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1 या तो आप अभी डिविडेंड दे दो, या ऑप्शन 2 आपने अभी डिविडेंड नहीं दिया तो उस पैसे का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी के फायदे ज़्यादा होंगे, इनकम बढ़ेगी कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो एट लास्ट बोनस में इन्हीं को ही फायदा होगा। तो चाहे कंपनी रूटीन बेस पे डिविडेंड दे या बाद में इनको बोनस इक्विटी का इशू निकाल दे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास यहां भी जितना फायदा आना है ना डिविडेंड में, एट लास्ट इसमें भी उतना ही इनको फायदा मिलना है कैसे ना कैसे। मतलब चाहे आप इस ऑप्शन पे चलो चाहे आप इस ऑप्शन पे चलो, एट लास्ट इन दोनों का, इनका जो बेनिफिट है ना वो सेम ही होगा। अपन देखेंगे इस चीज को, यहां लिखते हैं ऑप्शन 1, इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। अल्टीमेट बेनिफिट्स विल रिमेन सेम। ये अपना मेन एम है बच्चों इस मॉडल का। एट लास्ट यही बात साबित होनी चाहिए, क्या सच में ऐसा है, डिविडेंड दें या ना दें इनको अल्टीमेट बेनिफिट दोनों केस में सेम ही जाएगा। तो अल्टीमेट अपने बच्चों इसी बात को ही यहां पे
देखना है, ये इसी को साबित किया जाना है, इस कंसेप्ट को। अब पहले आपको ये बता दूं कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है एमएम मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चों, वहाँ पे आप सिंपल पी निकालते थे, यहाँ पे आपको P1 लेना है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस KE माइनस डी, ये है बच्चों यहाँ पे। अब पहले बता दूं कि P1 क्या है। P1 का मतलब होता है बच्चों आने वाले टाइम में इसका क्या भाव होगा। मतलब P1 का मतलब इसका भाव क्या होगा, कब, 1 साल के बाद, एंड ऑफ 1। P1 का मतलब 1 साल के बाद बच्चों इसका भाव क्या होगा। ये क्या है, आज का भाव, मतलब आज इसका भाव कितना है, MPS। ठीक है जी। KE आप जानते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डी आप जानते हो क्या चीज़ बच्चों, डिविडेंड। ये बात यहाँ पे आती है। अब इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं बच्चों, कुछ क्या बता देता हूँ, 6 अजम्पशंस बच्चों इसकी यहाँ पे हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, बट उसका अभी इस कैलकुलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस कैलकुलेशन पे जाने से पहले, सम निकालने से पहले मैं कहूँगा कि आप 10 सेकंड इस कंसेप्ट को वापस देख लो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जाना किस जगह पे है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हमें वो नहीं पता चलेगा। तो बच्चों आपके पास, कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो। डिविडेंड देंगे तो बात खत्म, डिविडेंड नहीं दिया तो आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा इक्विटी वालों को बोनस के फॉर्म में। ठीक है, इनके आपने सुना है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वो यही होता है। नेक्स्ट लेसन में आप कैपिटलाइजेशन को भी सीख लेंगे क्या होता है। ठीक है जी, तो इन दोनों में से कोई भी लेके चलो, इक्विटी वाले दोनों केस में आपको हैप्पी मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अल्टीमेट बेनिफिट इन दोनों में सेम मिलेगा। तो हमें एमएम मॉडल में यही बात दिखानी है, इसी बात को साबित किया जाएगा कि इन दोनों ऑप्शन में इनका बेनिफिट सेम ही चलेगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको कंप्लीटली नोट कीजिएगा, संभाल के रखना है इसको। ठीक है, आइए एक स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं। हाँ जी, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, आपके सामने क्या लिखा है। सबसे पहले, एक कंपनी में कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो है 10 लाख, जिसके बदले आपने इक्विटी के 10,000 यूनिट्स इशू किए थे। एक कितने का था, 100 का। ठीक, अच्छा, डिविडेंड कितने का है, 10 का। मतलब एक पे कंपनी ₹10 डिविडेंड देती है, कब, साल के एंड में। KE इक्विटी की जो कॉस्ट है वो 12 है। आपको MPS निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको, MPS। कौन से वाला MPS, मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ना बच्चों P1 निकालना है। ठीक है, P1 मतलब MPS हो गया P1 साल के एंड का भाव, ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास 3 अलग अलग पॉइंट्स गिवन हैं, तीनों को पढ़ा जाएगा बच्चों तो ही कंसेप्ट कंप्लीट होगा अपना एमए मॉडल का। आप सोचो कि एक भी छोड़ दो तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 सिचुएशन है। पहला कहता है डिविडेंड आपने दिया है, सेकंड कहता है मान लो आपने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड दिया है तो भाव क्या आएगा, डिविडेंड नहीं दिया तो भाव क्या आएगा। थर्ड कहता है एज्यूम कंपनी पेज डिविडेंड, मान लो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कंपनी के पास इस साल जो पैट आया है वो है 5 लाख। ठीक है, मान लो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 5 लाख में से। अच्छा, न्यू इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोज्ड, मतलब नई इन्वेस्टमेंट जो कंपनी का प्लान है अभी वो कितने का है, 10 लाख का। तो कितने नए इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे, एमएम मॉडल को बेस बना के बच्चों आपको ये बात बतानी है। ठीक है, तो 3 है ना, आप ना पहले इसको ऐसे बना लो। इन 2 केस को आप एक साथ पढ़ते हैं। ये सिचुएशन 1 है आपकी, ये सिचुएशन 2 है, थर्ड को इसके बाद देख लेंगे बच्चों। ठीक है, पहली कौन सी है, जब आपने डिविडेंड दिया है, सेकंड कौन सी है, जब आपने डिविडेंड नहीं दिया। तो डिविडेंड दिया है, आइए देखते हैं। इक्वेशन आपको याद होगी। ठीक है, इंटू 1 प्लस KE। ठीक है, माइनस किया जाएगा डिविडेंड को,
अच्छा, अब इसमें आज का मतलब करंट इसका भाव कितना है, क्या गिवन है? कहीं भी नहीं है ना। तो जो अभी आपकी फेस वैल्यू है आप उसी को ही अभी का भाव मान सकते हो बच्चों। सो इंटू 1 प्लस के कितना है बच्चों? 12। तो इसको आप 0.12 लिखो। डी कितना है डिविडेंड जो भी आपको देने का प्लान है, ये हो गया आपका 10। ठीक है जी। अच्छा, तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1.12 माइनस 10, ये इतना आ जाएगा 102। मतलब जब आप डिविडेंड दोगे तो 1 साल के बाद आपका जो भाव होगा वो 102 होगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, जब हम डिविडेंड नहीं दें तो आपके हिसाब से आपका भाव क्या होगा? आपके क्या एमएम मॉडल के हिसाब से इक्वेशन सेम बच्चों। अभी भाव कितना है 100, ये कितना है 0.12, ये तो कुछ है ही नहीं। जब आपने डिविडेंड देना ही नहीं तो नीली लिखा जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के इसका भाव आ जाएगा 112। ठीक है जी। आपने डिविडेंड दिया तो भाव आपका आया 102, नहीं दिया तो ये आया आपका 112। अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला। मैंने आपको कहा था ना अभी तक आपने 2 ही केस किए हैं। जब तक आपका 3rd केस नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, 3rd केस को स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। क्योंकि पैट कितना था 5 लाख का, मान लो कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो पैसा तो पैट तो निकल गया होगा काफ़ी। नई इन्वेस्टमेंट का प्लान कितने का है 10 लाख का। आपको बताना है कि पैसे का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। एमए मॉडल के बेस पे आपको इसका कंसेप्ट समझाना है। आइए देख लेते हैं। ये तो हो गया होगा आपका, आसान है बिल्कुल। देखिए बच्चों, आप ना यहाँ पे अब 2 केस बना लो। पॉइंट तो आपका 3rd है, इसके भी ना आप यहाँ पे 2 केस बना लो। ठीक है, कौन से 2 केस? हाँ जी, तो यहाँ पे भी ना आप क्या कीजिए, आप ना 2 केस बनाओ। 2 आपको हमेशा लेके चलने हैं। कौन से? एक जब आपने डिविडेंड दिया है, एक जब आपने डिविडेंड नहीं दिया। अब सिंपल से कंसेप्ट है, यहाँ लिखो आपके पास पैट कितने हैं बच्चों। पहले इस केस को निपटा लेते हैं। आपके पास पैट है 5 लाख, गिवन है आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से ये कौन सा केस है? डिविडेंड दिया है तो आपने डिविडेंड दे दिया होगा। कितना? 10,000 इक्विटी थे, एक पे आपने 10 दिया है तो डिविडेंड कितना चला गया बच्चों? 1 लाख। बाकी आपके पास बैलेंस कितना बच गया? ये। ठीक, आपको न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ ये आपके पास बच गया बैलेंस। आपको न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कितना? आपको चाहिए 10 लाख। ठीक है, तो अब आपको कितना नया पैसा उठाना पड़ेगा? आपको उठाना पड़ेगा बच्चों 6 लाख। ठीक, अब 6 लाख कैसे उठाओगे? इशू निकाल दो, नया पब्लिक इशू। ठीक है, कैसे निकालोगे वो देख लो, कितने का निकालोगे वो भी देख लो साथ साथ। कितने आपके पास? 6 लाख आपको चाहिए। एक की वैल्यू कितनी है? एक का अभी भाव कितना है जो अभी अभी आपने यहाँ पे निकाला है? जब आपने डिविडेंड दिया है बच्चों तो आपका यहाँ पे भाव आया था 102, आपको याद होगा। तो इसका मतलब 102 से इसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास लगभग आएगा इतना। ये पॉइंट्स में आता है, मैंने इसको सीधा ही लिख दिया। इतने नए यूनिट्स का आपको बच्चों इशू निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। सेम सिस्टम यहाँ उठा लो। आपके पास पैट कितना था? 5 लाख। ये कौन सा केस है? जब आपने डिविडेंड नहीं दिया। नहीं दिया तो गया भी कुछ नहीं, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 5 का 5 लाख आपके पास बच गया ना, तो कि दिया ही नहीं कुछ। अब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कितना? 10 लाख। पड़ा 5 लाख है तो नया पैसा आपको कितना उठाना पड़ेगा बच्चों? 5 लाख। कैसे? नया इशू निकालना पड़ेगा, पब्लिक इशू निकाल दो। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? 5 लाख आपको चाहिए, एक का भाव कितना है? जब आपने डिविडेंड नहीं दिया था बच्चों तो उस केस में आपका भाव कितना आया था? ये वाला था। जब आपने डिविडेंड नहीं दिया तो भाव आपका आया था 112। तो इसको 112 से डिवाइड कीजिए बच्चों, तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा इतना।
मतलब आपको इतने यूनिट्स का इशू नया निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। डिविडेंड दोगे तो इतने यूनिट्स का इशू निकलेगा, डिविडेंड नहीं दोगे तो इतने यूनिट्स का बच्चों इशू निकलेगा। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी कुछ बाकी है, कुछ बताना भी है। अच्छा, अब कहेंगे ये पॉइंट तो यही चलने दो, 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे ये, लेकिन साबित कैसे किया जाएगा? अब ना ध्यान से, मैं एमपीएस को ना लेके कंप्लीट कंपनी की कितनी वैल्यू है आज, मैं उसको लेके चलूंगा। अब तक मैं एमपीएस बोलता आया था जानबूझ के, क्योंकि अब तक आपने अपने एमपीएस ही डिस्कस किया था। अब उसको थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ। क्या चीज? यहां पे एक की मतलब एमपीएस की बजाय आप कंपनी की वैल्यू को आपको समझना है। कैसे समझना है? वही 2 केस बना लो बच्चों। कौन से? जब आपने डिविडेंड दिया है या आपने डिविडेंड बच्चों नहीं दिया। अब बताओ, सबसे पहले आपके पास अभी कितने यूनिट्स आपने इशू किए हुए थे पहले? 10,000 थे पहले। अच्छा, नया इशू कितने का निकाला? नए इशू कितने की आपने? इतने। तो अभी आपके पास इशू निकालने के बाद टोटल कितने हो गए बच्चों? आपके पास टोटल हो गए इतने। आप इस कंपनी की वैल्यू निकाल दो। ऑफ निकालनी आती है? कितने हैं आपके पास यूनिट्स जो तक इशू है ये? अच्छा, जब डिविडेंड दिया है तो भाव कितना था? 102। इतने आपके ने आज तक टोटल इशू किए हुए हैं। एक कितने का है? 102 का। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके सामने ही निकाल लेते हैं। ये देखो, ये देख लो, सही दिख जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टोटल हो गए। इसको आपने मल्टीप्लाई किया कितने से? अभी जो भाव है इसका 102। तो लगभग आपकी कंपनी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16,16,20,000। ठीक है जी। अब ये तो चलो पॉइंट्स का हमने, ये पॉइंट्स में आता था तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। आप लिख देना, एग्जाम में भी लिख देना, दिक्कत नहीं होगा ये। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इस केस पे। ये जो है, यहाँ आपके पास पहले एग्जिस्टिंग कितने थे? वे स्टार्टिंग में तो सेम ही थे। आपने नए इशू कितने निकाले? जब आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपने नए कितने इशू निकाले हैं? ये टोटल कितने हो गए? ये सही बात है ना? अच्छा, निकाल दो वैल्यू, ये आपके पास है। इस केस में आपके पास एमपीएस कितना था? W12। निकालो इसकी वैल्यू। ये देखो, मल्टीप्लाई कीजिए इसको आज की वैल्यू से। ये आपके पास वैल्यू आ गई, मतलब लगभग लगभग 16,20,000 के पास ही। 50 का डिफरेंस यहाँ पे है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। इतने का अगर आपके आता भी है क्वेश्चन में तो वो कोई वो नहीं है। क्या लगभग लगभग इन दोनों में टोटल कंपनी की जो वैल्यू है सेम आई या नहीं आई? लगभग सेम है ना? यही हमें चाहिए था बच्चों, यही तो अपना मुद्दा था भाई। आप चाहे डिविडेंड दो या ना दो, अल्टीमेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ना आपकी कंपनी की वैल्यू पे। ठीक बात है ना? तो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था अब तक, क्या था? अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो सेम चलेगा। मतलब कोई भी इफेक्ट इसका यहाँ पे नहीं पड़ेगा। किस पे? एमपीएस पे। बस यहाँ पे ना आप एमपीएस की बजाय कंप्लीट कंपनी की वैल्यू लिख लो। आप एमपीएस की बजाय बच्चों कंप्लीट कंपनी की बिजनेस की वैल्यू आप लिख लो। अब कहते हैं ना उसकी कंपनी इतने लाखों की है, वो वैल्यू ऐसे ही निकलती है बच्चों। ठीक है, वहां उसकी एसेट्स की वैल्यूएशन हमने नहीं लगाई, वहां एमपीएस की वैल्यू लगा के आज तक कितने यूनिट्स टोटल एग्जिस्टिंग हैं, नए कितने इशू किए हैं, टोटल लगा के उसके बेस पे ही बच्चों वैल्यू निकलती है। ठीक है जी। तो ये आपका अल्टीमेट कंसेप्ट आपका मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूं एक साथ। ये देखिए, ये पहले हमने इसका केस 1 किया। जब डिविडेंड दिया तो कितना था? 102। वैल्यू इसकी आई P1। डिविडेंड नहीं दिया तो 112 आई। ये हमने निकाला। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? ये ठीक है,
यहाँ पे हमने ये दिखाया कि नए कितने आपको इक्विटी का इशू निकालना पड़ेगा जब आपने डिविडेंड दिया है तो भी, नहीं दिया तो भी। उसके बाद हम आए इसकी अल्टीमेट कंपनी की आज की वैल्यू पे। भाई इसका भाव क्या होगा? अच्छा, वो आज की वैल्यू नहीं, एक्सपेक्टेड 1 साल बाद की बात की जाएगी, क्योंकि ये जो हमने निकाले थे ये P1 था, 1 साल के बाद का बच्चों भाव था यहाँ पे। तो होप सो ये MM मॉडल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।